हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपको लेटर का पैटर्न बताया था और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ये बॉडी है इसके अंदर क्या क्या होता है। बिफोर गेटिंग इनटू दिस आई वांट टू टेल यू दैट जो ये डेट है ना हमारी, इसको हमेशा पूरे के पूरे लेटर में एक ही पैटर्न से लिखना है। अगर तुम इस तरीके से लिख रहे हो तो पूरे पूरे के पूरे लेटर में आप इसी तरीके से लिखोगे, और अगर डेट को इस तरीके से मेंशन कर रहे हो तो इसी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। चेंज नहीं करना कि आप यहाँ पे ये लिख रहे हो और बाद में फिर आप इस तरीके से लिख रहे हो, तो एक ही पैटर्न फॉलो करो, ठीक है। और एक और चीज़ बतानी थी कि ना, जैसे हम ये लिखते हैं ना डियर डॉक्टर, या जो नाम लिखते हैं उसके बाद एक कोमा लगा देते हैं यहाँ पे सैल्यूटेशन के अंदर। तो अगर आपने यहाँ कोमा लगाया है तो आपको योर्स फेथफुली के बाद भी कोमा लगाना पड़ेगा। ये कुछ ग्रामर का रूल होता है। अगर यहाँ नहीं लगा रहे तो वहाँ पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर लगा रहे हो तो दोनों जगह लगाओ, अगर नहीं लगा रहे तो कोई भी जगह नहीं लगानी, ठीक है। बस यही वाली चीज़ रह गई थी कल मेरी वीडियो में। और अब मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में, बॉडी के बारे में। इसमें मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो बताऊंगी इस वीडियो के अंदर कि इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पहला पैराग्राफ होता है जो हमारा, जैसे कि ये हमारा लेटर है, इसके अंदर जो ये वाला है ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगी कि इसको कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 पैराग्राफ्स होते हैं। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो, ये काफ़ी डिटेल में वीडियो होने वाली है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी डाउट आता है बीच में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें यह है कि जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो होता क्या है, एक तरीके से हमें, हमारा पर्पस क्या है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने का, कि हमें उसको, जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं, लाइक डॉक्टर को लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं, वो देखते ही पता लग जाए उसको कि इस पूरे लेटर में क्या कंटेन होने, क्या चीज़ें कंटेन होने वाली, ये लेटर क्या कंटेन करता है, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने का। इसीलिए इसके अंदर हम 4 चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग चीज़ें भी बताते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर, कि डिस्चार्ज डेट लिखो, एडमिशन डेट लिखो, डायग्नोसिस लिखो, ये लिखो वो लिखो, बहुत चीज़ें बताते हैं। लेकिन मैंने अपना एक ही पैटर्न फॉलो किया था और वही हर लेटर में फॉलो किया, और उससे मेरे अच्छे मार्क्स भी आए, ठीक है। तो आपको भी, अगर आप उनकी सुनना चाहते हो तो उनकी सुन सकते हो। मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है, किसी का लेटर पढ़ती हूँ तो भी मुझे यही वाला वे सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है। जब मैं लेटर चेक करती हूँ तो मुझे ये वाला बेस्ट लगता है तरीका, इसलिए मैं यही आप सबको भी बताऊँगी, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़, 4 चीज़ें इंक्लूड करेगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सबसे पहली चीज़ है टाइप ऑफ लेटर, दूसरी चीज़ है फुल नेम ऑफ द पेशेंट, थर्ड चीज़ होती है पर्पस, और चौथी चीज़ होती है डायग्नोसिस। जो टाइप ऑफ लेटर है उसके बारे में अभी बताती हूँ कि क्या, कैसे शुरू कर सकते हैं। जो फुल नेम है वो हमेशा पूरा नाम लिखा जाएगा, मिस्टर करके उसको डेजिग्नेट करके ही लिखा जाएगा। पर्पस, पर्पस उस पूरे लेटर का क्या पर्पस है, कि हम ये पूरा लेटर जो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, वो भी इंक्लूड होना चाहिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। और डायग्नोसिस तो है ही, कि मेन प्रॉब्लम क्या है, यूँ नहीं कि उसको 70 बीमारियां बता रखी है, कि उसको फ्रैक्चर हुआ था 50 साल पहले, और मतलब 5 साल पहले, और उसको कुछ और भी प्रॉब्लम हुई थी, डायबिटीज़ मेलाइटिस भी था, हाइपरटेंशन भी था, लेकिन अभी उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है किसी चीज़ की, हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट। तो हमारा इसमें डायग्नोसिस हम क्या इंक्लूड करेंगे, हम सिर्फ रिप्लेसमेंट, जो हिप रिप्लेसमेंट हो रही है वो बताएंगे, ठीक है। ये सब नहीं बताना कुछ भी। जो मेन, जो रीसेंट डायग्नोसिस, रीसेंट प्रॉब्लम जो उसको हो रही है, वो केस नोट पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बतानी है हमें डायग्नोसिस के अंदर। अब चलो शुरू करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ है टाइप ऑफ लेटर। टाइप ऑफ लेटर क्या होता है, 3 टाइप के लेटर्स होते हैं। रेफर, किसी को रेफर कर रहे हैं हम, पेशेंट को, किसी पेशेंट को। रेफर और ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस होता है यार। जो रेफर होता है, रेफर मतलब होता है कि पेशेंट आप ही का है। जैसे मान लो मेरा पेशेंट है और मैं उसको उसको कुछ एंडोक्राइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको एंडोक्राइन वाले डॉक्टर के पास रेफर कर रही हूँ, या डॉक्टर ने या किसी ने भी, हॉस्पिटल वालों ने उसको रेफर किया है, ठीक है। मेरे पास उसकी पूरी डिटेल होगी पेशेंट की, और जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं वो बस उसको उसको पूरी फुल केयर हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे उसको, बस सिर्फ उसको एंडोक्राइन वाला पार्ट देखना है उसको। तो इसलिए रेफ़र का मतलब ये होता है, ठीक है।
कि पेशेंट हमारा ही रहेगा उनके पास जाने के बाद भी, तो हमें उनको सोशल हिस्ट्री या उनको उसका बैकग्राउंड या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये सब नहीं देनी हमें, उसको सिर्फ एंडोक्राइन रिलेटेड ही चीज़ें बतानी है। रेफर का ये मतलब हो जाता है, ठीक है। उसको कुछ भी पर्सनल चीज़ें नहीं बतानी कि भाई वो उसके घर में ही इतने लोग हैं, उसको ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं बताना। सिर्फ उसको एंडोक्राइन का डॉक्टर को रेफर हो रहा है तो सिर्फ एंडोक्राइन के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा ही ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र बेसिकली कहाँ होता है? एज केयर होम्स में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कोई बूढ़ा है तो उसको एज केयर होम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि क्या है, कैसा है पेशेंट का, क्या पेंशन है नहीं है, या कुछ भी ऐसी जो भी इन्फॉर्मेशन है केस नोट में वो हम बता देंगे। डिस्चार्ज में तो भाई वो डिस्चार्ज ही हो रहा है। अब वो डिस्चार्ज होके कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उस हिसाब से हमें लिखना है। अगर मान लो वो वापस एज केयर होम में ही डिस्चार्ज होके एज केयर होम में ही आ रहा है तो हम लिख देंगे रिटर्न, कि आई एम राइटिंग टू रिटर्न मिस्टर जो भी नाम है उसका, ठीक है। ये होता है टाइप ऑफ लेटर के अंदर। अब कैसे स्टार्ट करना है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पर एक सिंपल तरीका लो। मैं कह रही थी ना कि फैंसी नहीं बनाना, हमें सिंपल बनाना है, इन्फॉर्मेटिव बनाना है। तो सिंपल इसी तरीके से शुरू कर दो। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, फिर पेशेंट का नाम। आई एम राइटिंग टू रेफर, ट्रांसफ़र या रिटर्न कर रहे हैं हम उस पेशेंट को, ऐसे करके स्टार्ट कर दो। या फिर आई एम राइटिंग टू अपडेट यू रिगार्डिंग द करंट हेल्थ स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स। जो भी इंसान है उसका नाम लिख दो, एक्स नहीं लिखना, जो नाम है वो लिखना है। तो इसके अंदर क्या है कि आई एम राइटिंग टू अपडेट। अगर हम किसी ये वाला पैराग्राफ किस चीज़ के लिए, अगर कोई नोन पेशेंट है, अगर वो जो पेशेंट है वो नोन है, तो हर जगह हमें पता चल जाता है कि ये नोन पेशेंट है। कि अगर वो फैमिली डॉक्टर को जा रहा है, या फिर वो होम केयर नर्स को जा रहा है जो उसकी पहले से ही केयर कर रही थी, या एज केयर होम में जा रहा है, तो मतलब नोन पेशेंट है वो एक तरीके से। तो उसमें हमें अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट लिख देते हो, उसी से आपका पूरा क्लियर हो जाता है कि आप उसको एक तरीके से जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसको पेशेंट के, एक नोन पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। आई एम राइटिंग टू अपडेट यू रिगार्डिंग द करंट हेल्थ स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स, बस ये लिख दो। उसके बाद अपनी पूरी बात लिख देना, वो भी मैं बताऊंगी कैसे लिखते हैं। पहले ये चीज़ समझो। तो ये समझ में आ गया टाइप ऑफ लेटर क्या होता है। टाइप ऑफ लेटर 3 टाइप के होते हैं, रेफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। उस चीज़ को स्टार्ट कैसे करेंगे? आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, आई एम राइटिंग टू रेफर, ट्रांसफर या रिटर्न। रिटर्न किस केस में? अगर पेशेंट होम केयर में जा रहा है, सॉरी एज केयर होम में जा रहा है जहाँ वो पहले से था, तो उसमें रिटर्न कर देंगे। या फिर अगर हम किसी फैमिली डॉक्टर या किसी नोन इंसान को लिख रहे हैं तो हम हमेशा ये लिखेंगे आई एम राइटिंग टू अपडेट यू रिगार्डिंग द करंट हेल्थ स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है। ये हमारा टाइप ऑफ लेटर हो गया है। अब आता है हमारा नेम ऑफ द पेशेंट। नेम ऑफ द पेशेंट हमेशा फुल ही आएगा, मिस्टर जॉन मैक्स, जे बड़ा, एम बड़ा, और मिस्टर तो है ही जो भी है, ठीक है। इन केस ऑफ चाइल्ड, अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसका क्या लिखना है? हमें सिर्फ नाम लिखना है, मिस्टर और मिसेस ये सब नहीं लगाएंगे, बस नाम लिख देंगे जॉन मैक्स, और बाद में तो उसका पहला नेम चलेगा। जैसे हम बाद में क्या होता है, पहले मेंशन कर दिया, जो पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके अंदर हमने फुल नेम मेंशन कर दिया। उसके बाद जो पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी में फुल नेम कर दिया, पैराग्राफ 2, 3, 4 इन सब में उसका सरनेम आएगा, बस मिस्टर जो उसका सरनेम है वो लिखेंगे बस, ठीक है। और चाइल्ड के केस में उसका फर्स्ट नेम लिख देंगे, चाइल्ड के केस में उसका फर्स्ट नेम लिखेंगे बस, ठीक है। अब आती है बात, ये नेम का समझ में आ गया क्या करना है। नेम हो गया हमारा, टाइप ऑफ लेटर बता दिया, नेम हो गया। अब पर्पस के अंदर क्या होता है? पर्पस होता है कि हम किसको लिख रहे हैं, हम क्यों लिख रहे हैं वो लेटर, जिसको भी लिख रहे हैं उसको हम क्यों लिख रहे हैं। तो मैंने कुछ अपने बना रखे हैं कि अगर होम केयर नर्स आती है तो मैं ये वाली चीज़ें लिखूंगी, और हॉस्पिटल नर्स होगी तो ये, और डॉक्टर होगा तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो अगर होम केयर नर्स है तो मैं लिखती थी हमेशा फर्दर केयर एंड असिस्टेंस। यहाँ पे भी दिया जाता है, जैसे हमारा जो राइटिंग टास्क है ना उसमें भी ये चीज़ दी जाती है, फर्दर मेडिकल इवेल्युएशन, ठीक है। ये वाली चीज़ भी आप लिख सकते हो, फर्दर मेडिकल इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट, क्योंकि डॉक्टर हमेशा, ये डॉक्टर को लिख रहे हैं ना, जॉन हॉब्सन डॉक्टर है, तो फर्दर मेडिकल इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट, 2 चीज़ें लिखते हैं तो और ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, तो इसलिए कुछ और भी साथ में लिख दो। होम केयर नर्स पहली चीज़ है, हम होम केयर नर्स को लिख रहे हैं मान लो,
तो हम लिखेंगे वो हमेशा फर्दर केयर, जो भी हमने केयर दे दी है उसके आगे की ही केयर प्रोवाइड करेगी ना, तो इसलिए हम लिखते हैं फर्दर केयर एंड असिस्टेंस, वो हमेशा असिस्ट करेगी इसलिए असिस्टेंस। या फिर ऑन गोइंग केयर या कंटिन्यूइंग केयर, कंटिन्यूअस केयर नहीं लिखना, कंटिन्यूइंग केयर ये ग्रामर होती है, ठीक है। इसके पीछे वो नहीं समझना, बस ये समझ लो कंटिन्यूइंग केयर लिखना है तुम्हें, ठीक है, कंटिन्यूअस केयर नहीं होता। उसके बाद आता है हॉस्पिटल नर्स। अगर हॉस्पिटल नर्स है तो हॉस्पिटल नर्स क्या करेगी, जो रिक्वायर्ड केयर है वो प्रोवाइड करेगी, तो रिक्वायर्ड केयर एंड असिस्टेंस, ठीक है। हॉस्पिटल के नर्स को लिख रहे हैं तो मैं सीधा लिखती हूँ रिक्वायर्ड केयर एंड असिस्टेंस, जो हमारा पर्पज़ है उसके अंदर, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका पर्पज़ है, तो उसमें हम ये लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा डॉक्टर। डॉक्टर हमेशा क्या करता है, असेसमेंट ये सब नहीं करता, असेसमेंट भी करता है एक तरीके से, असिस्टेंस नहीं करता। तो उसके लिए हम हमेशा लिखेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन या असेसमेंट, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर एग्जामिनेशन या फर्दर असिस्टेंस भी लिख सकते, सॉरी असेसमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हमेशा जोड़ देना, एंड मैनेजमेंट, क्योंकि वो मैनेज भी तो करेगा ना उस चीज़ को, जो भी इन्वेस्टिगेट करके उसका कुछ मैनेजमेंट भी बताएगा, तो मैनेजमेंट भी लिख देना। तो दो दो चीज़ें हो गई। इससे हम ये एक तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, आगे बताऊंगी कैसे क्या लिखना होता है। अब देखो उसके बाद है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को हम लिखेंगे हमेशा ओइंग टू हर डैश, जो भी कंडीशन है उसको उसके अंदर डाल दो। ओइंग का मतलब होता है कि मैंने जितनी देनी थी वो दे दी है, अब जो बची खुची केयर है वो आप दोगे। ओइंग टू मतलब जो बची खुची केयर है डायबिटीज मेलाइटिस की, उसके रिगार्डिंग वो पेशेंट आपको दे रहे हैं, ठीक है। या रिगार्डिंग लिख सकते हैं या रिलेटेड भी लिख सकते हैं, रिलेटेड टू मल्टीपल इश्यूज, ऐसे लिख सकते हैं इस डैश के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा डायग्नोसिस हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मैं आपको लाइंस जो प्रॉपर जो मैंने अभी तक समझाया है उसका प्रॉपर लाइन में बताती हूँ, कैसे उस चीज़ को लाइन में कैसे लिख सकते हैं। आप इस चीज़ के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यार, आप मुझसे वो मांगते हो पीडीएफ और ये सब, चलो मैं ट्राई करूँगी कि पीडीएफ बना पाऊँ, पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, काफ़ी क्लियर है आई गेस, ठीक है। तो देखो अननोन केस, अगर हम अब किसी ने मुझसे ये भी पूछा था अननोन और नोन केस का कैसे क्या होता है, ये सब होता है, बहुत इजी होता है, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर फैमिली डॉक्टर है या कुछ इस टाइप की एज केयर होम है, या फिर उसको उसी जैसे कोई स्कूल का चाइल्ड है, उसको हम उसके पेरेंट्स को वापस दे रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से नोन केस है ना। तो इस तरीके से नोन केसेस जो होते हैं वो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और अननोन केस का तो पता ही है, वो तो इजी है ही, उसको मैं तो अपना जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको दे दो शुरू से एंड तक की। अब देखो अननोन केस है तो उसमें हम कैसे लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग टू रेफर या इंट्रोड्यूस, क्योंकि हम उसको नया है ना तो इंट्रोड्यूस भी करा रहे हैं, तो इंट्रोड्यूस भी लिख सकते हैं। मिस्टर पीटर डनबर हु, और कोमा लगाना है, ये कोमा हमेशा हु रिक्वायर्स के बाद पहले कोमा लगाना है। पेशेंट का नाम लिख दिया, बेशक आप ये फॉर्मेट कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बस ये चीज़ें कुछ कुछ चेंज कर लेना। डिस्चार्ज है डिस्चार्ज लिख दो, रेफर है रेफर लिख दो, कुछ भी लिख दो, और यहाँ पे पेशेंट का नाम और फिर कोमा, ठीक है। उसके बाद लिखना है हु रिक्वायर्स, ये आदमी है ये रिक्वायर करते हैं, कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रिक्वायर्स ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड एनकरेजमेंट रिलेटेड टू हिज मल्टीपल इश्यूज, ठीक है। एनकरेजमेंट क्योंकि उसको मान लो हम फिजियोथेरेपिस्ट को भेज रहे हैं, कुछ मोटिवेटिंग चीज़ भेज रहे हैं, तो एनकरेजमेंट भी लिख सकते हो। ये पक्का उसमें जो केस नोट है ना उसी में लिखा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड एनकरेजमेंट, वहाँ से कुछ मिले तो वो लिख दो, अगर नहीं मिल रहा तो जो मैंने पहले पढ़ाया है वो लिख सकते हो। रिलेटेड टू हिज मल्टीपल इश्यूज, ठीक है। अगर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, मल्टीपल इश्यूज नहीं लिखा होगा केस नोट में, केस नोट में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है और आपको लग रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है बतानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बतानी, तो आप उसकी जगह आप लिख दोगे मल्टीपल इश्यूज, ठीक है। उसको एक्सप्लेन आप नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में कर सकते हो। ओके, ये हो गया अननोन के बारे में। अननोन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर नोन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम, नोन का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसमें हम लिखेंगे एक ही लाइन, ठीक है। हमेशा अगर आप लोग चेंज करते रहोगे तो पेपर वाले दिन भी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, आप हमेशा एक ही लाइन बनाओ। ये लिखनी है तो ये लिख सकते हो, अगर आपको अपनी कोई खुद की बनानी है तो वो अपनी बना लो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उसको हमेशा फॉलो करो,
थोड़ा मुश्किल होता है, लगता है कि नहीं यार हमारी इंग्लिश अब तो ठीक हो गई, हम खुद से कुछ भी बना लेंगे, लेकिन वो पेपर वाले दिन इतना स्ट्रेस होता है ना कि हम खुद से नहीं बना पाते। तो इसलिए उस चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ कि अपना एक ही पैटर्न फॉलो करो, उससे से फ़ायदा होगा, ठीक है। नोन केस के अंदर क्या करना है, आई एम राइटिंग टू अपडेट यू, अपडेट ये सब में चलेगा, चाहे वो एज केयर वाले को दे रहे हो या हो डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर, किसी को भी दे रहे हो, तो अगर वो नोन है तो उसमें आप अपडेट कर रहे हो, ये हर एक जगह चलेगा, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, आपको हमेशा अपडेट ही करना है, ठीक है। उसमें बेशक रेफर भी लिखा हो, रेफर टू फैमिली डॉक्टर, ठीक है, रेफर टू कुछ भी ऐसे करके, तो भी आपको अपडेट ही लिखना है, उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप एक नोन पेशेंट, नोन केस के बारे में लिख रहे हो, तो ये हर जगह चल जाएगा आपका। आई एम राइटिंग टू अपडेट यू रिगार्डिंग द करंट हेल्थ कंडीशन ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है। उसके बाद आप ये भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, कोमा लगा के हु रिक्वायर्स, या फिर यहाँ डॉट लगा दो क्योंकि हमने काफ़ी बड़ा सेंटेंस पहले ही लिख दिया है। शी रिक्वायर्स फर्दर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ओइंग टू हर डायबिटीज, मान लो डायबिटीज मेलाइटिस है उसको, ओइंग टू हर डैश, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो एक और चीज़ बताती हूँ, आप है ना, जैसे मान लो आप उसमें डेट देखोगे कि भाई डेट उसमें 8 जनवरी की दे रखी है, 8 जनवरी उसकी डेट है, और उसके बाद आप देखोगे कि उसका डिस्चार्ज भी 8 को ही हो रहा है, ठीक है, या 7 जनवरी उसकी एडमिशन डेट है और 8 जनवरी उसका डिस्चार्ज डेट है, और आज की डेट भी 8 जनवरी है, आज ही आप ये लेटर लिख रहे हो, तो आपको डेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो आफ्टर हर डिस्चार्ज टुडे। ये हर जगह ज़्यादातर आप देखोगे कि आज ही डिस्चार्ज हो रहा है और उसी पे आप लेटर लिख रहे हो, तो आप बस, आपको एक ही लाइन ऐड करनी है, कोई डिस्चार्ज की डेट कुछ नहीं लिखना आपको बस लिखना है आफ्टर हर डिस्चार्ज टुडे। ये बहुत अच्छी लाइन है, मुझे सबसे बेस्ट लगती थी, ठीक है। उसके बाद है होम विजिट्स, अगर होम विजिट्स है किसी की भी, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट है, हमारा फिजियोथेरेपिस्ट है, या फिर हमारी होम केयर नर्स है, या हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, ठीक है, जो भी घर पे विजिट कर रही है, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट है। देखो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होता है, अगर कोई नया है उसको बता रही हूँ मैं ये चीज़। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो होते हैं जो घर के अंदर आके घर का असेसमेंट करते हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये फॉरेन कंट्रीज में होता है ये सब, कि उनमें क्या होता है कि उनको जैसे किसी पेशेंट को मोबिलिटी कुछ नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो अब उसको घर में चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगी, तो एक नर्स कहेगी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कि उसके घर पे जाके देख के आओ कि सारी चीज़ें सही है या नहीं। वो असेसमेंट करता है पूरे घर का कि सीढ़ियाँ सही से हैं या नहीं, जो फ्लोर है वो टाइल्स है वो स्लिपरी तो नहीं है कि पेशेंट गिर तो नहीं जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें, घर का फर्नीचर देखता है कि कोई ऐसे चुभ तो नहीं जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वो देखता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है। ये होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का मतलब। तो ये भी होम विजिट ही करता है एक तरीके से। तो अगर आपको लिखना है इसके अंदर, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट होम विजिट्स, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट होम विजिट्स फॉर मिस्टर एक्स, ठीक है। होम विजिट्स, अगर दो से एक से ज़्यादा विजिट्स है तो आप होम विजिट्स लिख सकते हो, अगर सिर्फ एक ही विजिट है तो आप लिख सकते हो अ होम विजिट, ठीक है। अगर मान लो 2 विजिट है या कोई पर्टिकुलर अमाउंट दे रखे कि 3 होम विजिट, तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंपली, जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ लिख सकते हो 3 होम विजिट्स, ठीक है। इससे आपका बहुत बड़ी लाइन एक ही जगह कंप्लीट हो जाएगी और पर्पस बिल्कुल रीड पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ है, ठीक है। 3 होम विजिट्स, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट की या होम केयर नर्स की, या अगर अमाउंट नहीं दे रखी है तो सिंपल लिख दो होम विजिट्स, ठीक है। एक है तो अ होम विजिट, अगर नंबर नहीं दे रखा है तो होम विजिट्स, अगर नंबर दे रखा है तो वो नंबर इसके आगे लिख दो, 2 3 जितनी भी होम विजिट्स हैं, ठीक है। फॉर मिस्टर एक्स, फिर कोमा लगा दो, ये कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रिक्वायर्स, अगर हु रिक्वायर्स लिख रहे हो ना तो ही कोमा लगाना है, अगर आप इस सेंटेंस की तरह नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करो तो कोमा नहीं लगाना, ठीक है। हु रिक्वायर्स कंटिन्यूइंग केयर, कंटिन्यूअस केयर नहीं होता, कंटिन्यूइंग केयर होता है, कंटिन्यूइंग केयर एंड असिस्टेंस, ठीक है। शी हैज मोबिलिटी इश्यूज, शी हैज मोबिलिटी इश्यूज फॉलोइंग अ लेफ्ट हिप, ये हमेशा मेंशन करना, ठीक है। बेशक हिप रिप्लेसमेंट लिखा है उसके अंदर 1-2 जगह, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक जगह पक्का बताया होगा लेफ्ट है राइट है क्या है, तो उस चीज़ को यही मेंशन कर दो इंट्रोडक्शन के अंदर ही, ताकि आपको बाद में ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है।
पर्पस क्लियर हो गया, क्योंकि आपने बता दिया ना कि लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट राइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी आफ्टर हर डिस्चार्ज टुडे, उसको कब चाहिए असिस्टेंस और कंटिन्यूअस केयर कब चाहिए, आफ्टर हर डिस्चार्ज टुडे। ठीक है, ये भी पता चल गया कि आज उसका डिस्चार्ज हो रहा है और उसको ऐसे आपकी असिस्टेंस चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूइंग केयर और असिस्टेंस चाहिए। बस ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आप ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने लेटर के अंदर, ऐसे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बना सकते हो। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी को देख के इम्प्रेशन आता है पूरे के पूरे लेटर का। तो उसको एक अच्छा बनाओ, उसमें मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन उसी के अंदर इंक्लूड हो जाए, ऐसा ऐसा लिखो। ठीक है, और जो मैंने बताया क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी चाहिए वो यही है। टाइप ऑफ लेटर पता होना इंक्लूड होना चाहिए, पेशेंट का पूरा नाम, और पर्पस फर्दर केयर है, असिस्टेंस है, इवेलुएशन है, क्या करना है उस इंसान को वो बताओ, और डायग्नोसिस बताओ कि क्या एग्जैक्ट डायग्नोसिस बना है उसका। ठीक है, मेन जो डायग्नोसिस